अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू उर्दू नावल आर्शिव। कैसे हैं आप सब? आज हम करने जा रही हैं नावल कल्बे ज़र एपिसोड 64 के पार्ट 3 की रीडिंग। तो चलिए अपने नावल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। उमर ईमान को उठाए अपने कमरे में लाया था, जो उनके आने से पहले ही सेट था। ईमान को बेड पर लेटाते उमर ने इस पर कंफर्टर डाला। दो हेड मुलाजमा उमर के कहने पर इनके पीछे ही रूम में दाखिल हुई थी। सो जाएं। ईमान उमर के कॉलर पर दोनों हाथों में जगड़ते इसकी गर्दन थपकते हुए इसे अपनी जानिब खींचा तो वह लड़खड़ा कर बामुश्किल खुद को इस पर गिरने से संभाल गया था। इज शी ड्रंक? किसने पी रखी है? 40 साल हेड मुलाजमा ने ईमान की हालत देखते हैरत के साथ उमर को देखा। उमर ने पहले तो चौंक कर उसे देखा, फिर धीमा सा मुस्कुराते सरनफी में हिला दिया। नो, शी इज़ नॉट ड्रंक, शी इज़ जस्ट स्लीपिंग। उमर के मुस्कुरा कर कहने पर वो दोनों मुलाजमाएं भी मुस्कुराने लगी थी। अब उमर उन्हें क्या ही बताता कि उसकी बीवी किस कदर बुरा और होश से बेगाना होकर सोती है। ये तो वो ही जानता था, जिसे हर रोज़ रात को ईमान के हाथों जाने कितने थप्पड़ अपने मुंह पर सोते हुए खाने पड़ते थे। हेड मुलाजमा ने कंफर्टर में लिपटी ईमान को बगौर गहरी नींद सोते हुए देखा, फिर धीमा सा मुस्कुरा कर अपनी जुबान में उमर से गोया हुई। इतनी गहरी नींद मैंने आज तक किसी को ऐसे सोते हुए नहीं देखा। वो हैरानी से मुस्कुरा कर बोली तो उमर ने भी एक नज़र सोती ईमान को देखा। उसके लबों पर मदह मुस्कुराहट दोहराई थी। ये इसकी आदत है, जब भी सोती है दुनिया जहान से गाफिल होकर सोती है, फिर आती हो या तूफान हमारी बला से। उमर मुस्कुरा कर बोला, सर डिनर का क्या मेन्यू है? दूसरी मुलाजमा ने पेशावराना मुस्कुराहट के साथ पूछा। ऐसा करो कोई भी देसी डिश बनवा लो और साथ में कबाब ज़रूर बनवाना, तुम लोगों की मैडम की फेवरेट है। और अच्छी सी स्वीट डिश मेरे लिए। मुलाजमा ने उमर की बात ध्यान से सुनी और फ़ौरन से सर हिलाती हुई डिनर रेडी करवाने की नीयत से कमरे से निकल गई। मिस हेल्गा, मैं थोड़ी देर के लिए किसी काम से जा रहा हूँ, अपनी मैडम का ख्याल रखिएगा एंड कोशिश कीजिएगा कि कोई इन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। इवन के डिनर के लिए भी अगर दिल चाहा तो अपनी मर्जी से उठ जाएंगी। उमर ने हेड मुलाजमा से कहते एक मुतलाशी नजर कमरे पर डाली, फिर बोला, यहाँ पर पानी नहीं है, वो भी रखवा दीजिएगा। हेल्गा ने फ़ौरन सर हिलाया था। ईमान के माथे पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ते उमर इसी हुल्क में वहाँ से निकल गया था। उसका रूह अपने ऑफिस की जानिब था। ईमान के उठने से पहले वो अपनी आज के ज़रूरी काम निपटा लेना चाहता था, ताकि जब वो नींद पूरी करके उठे तो उमर उसके लिए फारिग हो। इसकी नींद खुली तो वो नीम अंधेरे कमरे में बैठी थी। इसने आंखों को जोर से मीचते दोबारा खोला। शायद वो कमरे के नीम अंधेरे को धुंधलाहट समझकर आंखों के पर्दे से साफ करने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम रही। जिस्म को हरकत देने की कोशिश की, मगर वो भी ना कर पाई। जैसे ही हवास मुकम्मल बहाल हुए उसने खुद का जायजा लिया। सख्त रस्सियों के शिकंजे में उसका वजूद कुर्सी के साथ मजबूती से बंधा हुआ था। लब खोलते कुछ कहने की सही की, मगर लबों की खुश्की और चिपकन बता रही थी कि वो काफ़ी देर से प्यासी थी। कोई है? हिम्मत करते नहाकाहत से भरी आवाज़ लगाई, मगर जवाब कोई न मिला। खोलो। रस्सियों को सख्ती से हाथों पैरों में उठता दर्द उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। कोई है? प्लीज़ खोलो मुझे। अब की बार वो बेबसी से चीखी आवाज़ में निकाहत के बायस लर्जिश हो रही थी। आगे पीछे देखते इस नीम अंधेरे कमरे में उसने दरवाज़ा तलाशना चाहा, जिससे किसी फ़र्द के अंदर आने की वो मुंतज़िर थे, मगर उसे कोई भी दरवाज़ा ना दिखाई दिया। सामने देखा तो सादा दीवार थी। इसी तरह दाईं मुड़कर देखा, फिर मुश्किल से बाएं मुड़कर देखा, तीनों जानिब दीवार ही थी। उसके चेहरे पर खौफ के साथ तकलीफ और परेशानी के साए भी लहराने लगे थे। शिद्दत बेबसी के बायस आंखों में नमी चमकने लगी। अभी वो चीख चीख कर रोने की तैयारी कर ही रही थी कि उसे कहीं से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। खुलते दरवाजे की ची के साथ खामोश कदमों की चाप भी थी, जो उसे अपने पीछे से सुनाई दे रही थी। हेलो मिस XYZ। एक मर्दाना जोशीली आवाज़ उसे अपने पीछे से उभरती हुई महसूस हुई तो वह एकदम कांपी थी। एक शख्स स्याह नकाब पहने उसके सामने आया और दोनों हाथ अपने घुटने पर रखता उसके चेहरे पर झुका। हाउ वाज योर डे डियर मिस शफा? जिस शोहंदाज से इसने कहा पोश ने शफा का नाम लिया था, उसे अपनी जान हलक में फंसती हुई महसूस हुई थी। कौन हो? हाँ, कौन हो तुम? सुन पड़ते दिमाग से शफा लड़खड़ाते खौफ से भरे लहजे में बोली। हा। मुकाबिल उसकी उमड़ती हवाइयाँ देखकर लुत्फ अंदोज होता हंसा था, फिर एकदम संजीदा होता शफा के मजीद करीब हुआ। शफा ने डर कर अपना सर पीछे किया। उस स्याह मास्क में इसे इस शख्स के सिर्फ खौफनाक आंखें और सूर फूंकते लब ही दिखाई दे रहे थे। ओहो प्रिंसेस, डर क्यों रही हो? अपना घर समझो इसे। इस शख्स ने कमरे को देखते कहा, इजी हो जाओ, रिलैक्स।
काम डाउन, शीरी लहजे में कहता हुआ वो अपनी पुश्त से गन निकाल चुका था। शफा की खौफ भरी आंखें मारे वहशत के उबल कर बाहर को आई थी। वो इस गन को देख रही थी जो मुकाबिल अब उसके चेहरे पर बड़े ही प्यार से फेर रहा था। इसे क्या कहते हैं? सवाल अजली मोहब्बत भरे लहजे में पूछा गया था, मगर जवाब देने की हिम्मत शफा में नहीं, शफा में कहाँ थी। गन उसकी गर्दन के बस में आ रुकी थी। अभी वो कुछ सोच पाती कि वो यहाँ कैसे पहुंची। मुकाबिल उसे आवाज चल कर चुका था। प्रिंसेस, नकाब पोश की मोहब्बत भरी आवाज शफा के रोंगटे खड़े कर गई थी। गन दूर करो प्लीज, वो कांपती आवाज में बमुश्किल बोली। डर गई प्रिंसेस? सॉरी सॉरी, डरते नहीं है। हाँ ये देखो, छुपा दी, मुकाबिल बड़ी मोहब्बत भरी जुबान से कहता। गन बाकी ही उससे दूर करता दोबारा पुश्त में टका गया था। कौन कौन हो तुम? जरा सा हौसला मिलते ही बेहतियार शफा की जुबान से फिसला। मैं तुम्हारी तबाही का आगाज। इतना कहते मुकाबिल बड़ी सफाकियत से हंसा था। शफा की सांस मारे हरास के उखड़ने लगी थी। मुझे यहाँ से निकालो प्लीज, वो रोते हुए बोली। निकालेंगे निकालेंगे, अभी थोड़ी हाथ और मदारत का मौका तो दो हमें, मुकाबिल की पुरसुकून आवाज से कहने पर शफा शिद्दत से रोने लगी थी। जहन पर जोर डालते उसने सोचने की कोशिश की थी कि बिलाहर वो यहाँ कैसे पहुंची, कैसे। उसे याद आने लगा था, हाँ वो तो ISI के 2 अफसर के साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड हुई थी। इस दौरान इन दोनों का इससे रवैया भी ठीक था। सारे रास्ते में उसका ख्याल रखते आए थे, मगर जैसे ही वो गाड़ी में बैठी इसके बाद उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। क्या हुआ प्रिंसेस? प्रिंसेस को कुछ याद नहीं आ रहा क्या? शफा को सोचों में डूबे देख वो बोला, मुझे यहाँ। शफा के मुंह से बस 2 लफ्ज़ ही निकल पाए थे। वो चीखना चाहती थी, वो मुकाबिल से पूछना चाहती थी कि वो यहाँ क्यों है, मगर डर के मारे उसमें हिम्मत ना थी कि वो कुछ पूछ पाती। सामने मौजूद नकाबपोश का लहजा जितना मीठा था, आंखें उतनी ही होलनाक थी। मैं बता देता हूँ। इतना जोर क्यों डाल रही हो दिमाग पर? शफा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। वो उसके बोलने की मुंतजिर थी। तुम दुबई भागी जा रही थी, मगर मलेशिया में तुम्हें मेरी टीम ने पकड़ लिया, फिर तुम्हें पाकिस्तान वापस लाया गया और गाड़ी में बैठते साथ ही तुम्हें खुशबूदार रुमाल सुखाकर बेहोश कर दिया गया, और पिछले 6 घंटे से तुम यहाँ हो मेरे पास। संजीदगी से बात खत्म करते आहर में उसने वही खौफ फैला देने वाली मुस्कुराहट शफा की जानिब उछाली। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? प्लीज मुझे जाने दो। मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज। शफा बच्चों की तरह सिसकियां भरती बिलक बिलक कर रोने लगी थी। उसकी फरियादों का सामने वाले पर रत्ती बराबर भी असर न पड़ा था। वो बाजू बांधे बड़े पुरसुकून अंदाज में शफा की मिन्नतें उसका रोना देख रहा था। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे जाने दो प्लीज। मुझे क्यों पकड़ रखा है तुम लोगों ने? मैंने कुछ भी नहीं किया। शट अप, वो धड़ा था। शफा का रोना उसकी धाड़ सुनते हलक में ही अटक गया था। जितनी उसके लहजे में पहले मिठास थी, अब उतनी ही तंगी और करवाहट थी। बकवास बंद करो अपनी। एक लफ्ज भी अब तुम्हारे मुंह से निकला तो कुत्तों के आगे डाल दूंगा तुम्हें। उसकी आंखों में आंखें डालकर दांत पीसते घुराया। मैं बेकसूर हूँ, शफा उसे देखते हुए रोते हुए बोली। उसकी आंखों में खौफ के आंसू के साथ रहम की इल्तिजा भी थी। प्लीज मेरी मदद करो, जाने दो मुझे, मैं पहले ही बहुत मुश्किल में हूँ, प्लीज। मुकाबिल के नरम पड़ते देवरों को देखकर शफा सिसकते हुए मदद मांगने लगी थी। कभी तुमसे भी किसी ने यूं ही मदद मांगी होगी, है ना? नकाबपोश का लहजा धीमा पड़ा था, मगर उसका सवाल शफा को माजी में ले गया था। बेख्तियार उससे रोती बिलकती मदद को पुकारती आवाज अपने कानों में बजती हुई महसूस हुई थी। ईमान अहमद, नाम तो याद ही होगा, या वो भी भूल गई? शफा जहाँ इस रात को सोच रही थी, वहीं उसे साद और रानी की काल पर ईमान की सिसकियां सुनाई दी थी। वही मुकाबिल के मुंह से ईमान का नाम सुनते उसका चेहरा सपाट हुआ था। तुम कैसे जानते हो? क्या वो बदला ले रही है मुझसे? शफा को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। उसकी बात पर नकाबपोश के होठों पर तंजिया मुस्कुराहट उभर आई। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती है? मुकाबिल ने सवाल पूछा। नहीं, वो ऐसी नहीं है, शफा सोचते हुए बोली। तो जब वो ऐसी नहीं है तो तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? आपकी बार मुकाबिल का लहजा हंसा-सा हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे किसने धमकी दी थी? मैं ये सब करने पर फोर्स किया गया था। शफा रोते हुए सफाइयाँ देने लगी। किसने फोर्स किया था? मुकाबिल ने संजीदगी से पूछा। मैं उससे शर्मिंदा हूँ बहुत। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मेरी जिंदगी की वाहिद रौनक थी। मैंने ये सब डर कर किया था, शफा सिसकते हुए बोली। उसकी आंखों में अब आंसुओं के साथ दर्द भी था। मैं पूछ रहा हूँ, किसने कहा था तुम्हें ये सब करने को? अब की बार मुकाबिल उसके जबड़े को सख्ती से जकड़ते धाड़ा। मैं उसका नाम नहीं बता सकती हूँ, मैं मजबूर हूँ, प्लीज। फाइन। मुकाबिल एकदम से पीछे हटा। मिस जेबा, वो ऊंची आवाज में बोला। शफा ने चौंक कर मुकाबिल को देखा। ये नाम तो वो जानती ही थी। हाँ, ये वही लड़की थी जो उसे मलेशिया से पाकिस्तान लेकर आई थी। यस सर। जेबा ने रूम में आते मुकाबिल को सलूट मारा। मिस जेबा, इसकी अच्छी सी ट्यूनिंग करे, इतनी अच्छी कि जब मैं वापस आऊँ तो ये तोते की तरह फर सच बोले।
मुकाबिल शफाकी से कहता रूम से बाहर निकल गया, जबकि उसकी बात को मतलब समझते शफा का चेहरा खौफ के मारे लट्ठे की माने से फैल पड़ा था। नहीं नहीं प्लीज नहीं, मैं बताती हूँ सर मैं सब बताती हूँ, मेरी बात सुने सर, मैं सब वैसे ही सच बता दूंगी, प्लीज मुझ पर रहम करें। रूम से निकलते गुजरती राहदारियों के साथ शफा की रोती बिलखती आवाज उसके कानों में पड़ती मदम होते खत्म हो गई थी। अब के ज़ेबा ने रूम को लॉक करते साथ बने बोर्ड से बटन दबाते दीवारों को भी खामोश करवा दिया था, ताकि उसकी दर्द भरी बिलखती आवाज़ें इस कमरे में ही दबकर रह जाएं। जैसे ही नीम अंधेरी राहदारियों से निकलते वो बाहर एक रोशन हाल में दाखिल हुआ तो उसकी जेब फिर से थरथराई थी। अब की बार उसने लब भींच कर नफी में सर हिलाया था। वो जानता था कि फ़ोन करने वाला कौन है, और जब तक वो इसका फ़ोन सुन ना लेगा उसे चैन नहीं आएगा। पिछले आधे घंटे से उसका फ़ोन उसकी जेब में खामोशी से नाच रहा था, मगर जो वो उस वक्त कर रहा था इसके लिए फ़ोन सुनने से ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा गाइज, यहाँ पे ना आप सब कमेंट में गेस करके मुझे बताओ कि कौन हो सकता है ये शख्स जिसको बार बार फ़ोन आ रहा है। ठीक है, जो भी राइट गेस करेगा मैं नेक्स्ट एपिसोड में उसको मेंशन करूँगी। ये बताओ कि कौन है जिसका फ़ोन बज रहा है और फ़ोन करने वाला कौन है। आगे तो हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे फटाफट सारे कमेंट करके बताओ। फ़ोन को पेन की पकड़ से निकालते उसने झिलमिलाती स्क्रीन को देखा, जहाँ पर शहर की मक्खी का इमोजी नाम के साथ ही जगह लिए हुए था, और उसके नीचे कॉलिंग लिखा आ रहा था। फ़ोन उठाते उसने कान से लगाया और साथ ही चेहरे पर पहना स्याह मास्क भी उतार दिया। अभी वो कुछ बोलता कि सामने वाले ने धुआंधार तकरीर का आगाज़ कर दिया था, जिस तकरीर का उन्वान बीवी था। कुछ एहसास भी है आपको? कब से बीवी कॉल्स कर रही है, मगर मजाल है एक बार भी बीवी की कॉल उठा ली जाए। यहाँ मैं टेंशन से आदी हो गई हूँ और आप कॉल उठाने का नाम नहीं ले रहे। कैसे बैठे होंगे सुकून से? बीवी का क्या है, लगी रहे, कॉल ही तो कर रही है। मगर मैं आपको बता दूं कि ये बीवी का हकूक होता है। आपका फर्ज है कि जब भी बीवी कॉल करे पहली कॉल पर ही उठा ले, मगर नहीं, परवाह किसे है? कुछ अंदाजा भी है आपको कितनी परेशान हो जाती हूँ मैं जब आप मेरी कॉल नहीं सुनते? सौ तरह की चेतावनी वस्तु से जहन में आने लगते हैं। जब भी आपको कॉल करती हूँ मेरा 2 किलो खून खुश्क हो जाता है, इसी टेंशन में कि आपको कॉल क्यों नहीं उठा रहे। झोली उठाकर दुआएं करती रहती हूँ कि या अल्लाह सब ठीक हो, सब ठीक हो। मगर मुझे पता है कि आप मेरा फ़ोन जानबूझकर नहीं उठाते। शादी की 100 तैयारियां हैं जो मुझे अकेले ही करनी पड़ती हैं, और आप सारे किए गए वादों को भट्टी में झोंकते उन्मोल मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, आज के बाद मैं भी कॉल नहीं करूंगी, रही जहाँ भी है। मेरा क्या है, अब तो बीवी बनने वाली हूँ। हाँ कर चुकी हूँ, भला क्या ही कर लूंगी। एक ही सांस में बीवी अपने नामदार शोहर को झाड़ पिलाती फोन काट चुकी थी, जबकि होने वाले शोहर साहब जिनके लब कुछ बोलने को खुले के खुले रह गए थे, मुस्कुराते हुए एक तरफ सोफे पर आ बैठा था। चलो भागो यहाँ से, पलाज ने सोफे पर बैठते साथ ही आखिर से कहा, जो सोफे के चौकड़ी मारे बैठा फोन पर पबजी खेलने में मसरूफ था। देखते हैं गाइस, अब मैं कमेंट चेक करूंगी और बताऊंगी कि किस किसने सही गैस किया है। जिन्होंने तो बलाज किया उनको बड़ी मुबारक हो, सही गैस कर लिया। क्यों, शोहर को प्राइवेसी चाहिए क्या? आकिब उसे देखकर शरारती सा मुस्कुराया। हाँ यार, बलाज भी उसकी बात का मतलब समझते धीमा सा मुस्कुराया। जब से उनकी शादी की तारीख रखी गई थी, हानिया ने बीवियों वाली नशीद संभाल ली थी। हर आधे घंटे बाद वो बलाज को कॉल करती और शकी बीवियों की तरह पूरी तफ्तीश करती, कहाँ हैं, किसके साथ हैं, क्यों है वहाँ, कब वापस आएंगे, वगैरह वगैरह। और अगर गलती से बलाज फोन ना उठा पाता तो एक लंबी इमोशनल तकरीर ये क्या लिखा हुआ है, तकरीर होने वाली बीवी के नाते हानिया बलाज पर झाड़ती और फोन काट देती। अभी भी ऐसा ही हुआ था। बलाज को ये भी अंदाजा था कि जब वो दोबारा हानी को कॉल करेगा तो उसके मिजाज पहले वाली छुई मुई हनी की तरह के होंगे। चल निकल अब यहाँ से, बात करने थे मुझे। आकिब को अपनी जाने मुस्कुराते देखकर बलाज हफ्की से बोला, ब्लश कर रहे हो तुसी सोने हो? आकिब मुस्कुराहट लबों तले दबाता बलाज को आंख विंक करते वहां से उठकर बाहर निकल गया था, जबकि उसकी बात पर बलाज ना कंट्रोल करने वाली मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। सरशारी के साथ उसने हानी को दोबारा कॉल की, जो पहली ही बेल पर पिक कर ली गई थी। जैसे वो बलाज की कॉल करने के ही इंतजार में बैठी थी। बलाज ने फोन कान से लगाते हुए होने वाली बीवी के कुछ बोलने का इंतजार किया, मगर खामोशी के सिवा कुछ न सुनाई दिया। फोन कान से हटाते उसने स्क्रीन को घूरा, कॉल तो लगी हुई थी, फिर वो बोल क्यों नहीं रही थी? हनी जान, बलाज ने शहजे से मीठे लहजे में पुकारा। जी, धीमी सी शर्मीली जी। फोन के स्पीकर पर गूंजी तो बलाज की मुस्कुराहट हंसी में बदली थी, जिसे दांतों तले दबाते उसने बमुश्किल उम्र डालने से रोका था। गुस्सा कम हुआ मेरी हनी का? मुख्तसर सवाल पूछा गया। जी, फिर से वही जवाब आया था। क्या कर रही हो? आपका इंतजार। हानी ने मुंह बसोर कर उदास लहजे में कहा, मैं थोड़ी देर में मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। वो शायद जानबूझकर ऐसा बोला था। अच्छा, हानी ने पुरसोच अंदाज में अच्छा की, फिर कुछ सोचते हुए बोली, बीजान कह रही थी कि कल से पर्दा हो जाएगा, फिर मैं आपसे मिल नहीं सकूंगी और ना ही बात कर सकूंगी और ना ही देख सकूंगी। क्या?
हानिया की बात संजीदा बात पर बलाज एकदम सोफे से टेक छोड़ता सीधा हो बैठा था। चेहरे पर हैरत उमड़ आई थी। आप तो ऐसे हैरान हो रहे हैं जैसे पहली बार हुआ ऐसे। याद नहीं, भाई की मर्तबा भी ऐसा ही हुआ था। हानिया बलाज के शौक भरी आवाज सुनते आउन से लहजे में बोली, हाँ मगर। इससे आगे बलाज को समझ ना आई कि क्या बोले। बीजान के कहे को टालने की हिम्मत किसमें थी भला। इस वक्त बलाज को उमर की हालत का अंदाजा हो रहा था। वो कैसे तड़पता था और सब उसकी हालत पर हंसा करते थे। क्या मेरे साथ भी वैसा ही होगा जैसा उमर के साथ हुआ? सोच में डूबे डूबे बलाज बड़बड़ाया, जी मेरे और आपके साथ भी वैसा ही होगा। हानिया ने भी लटके चेहरे के साथ बलाज की बात दोहराई। शादी कब है हमारी? बलाज ने उदासी से पूछा। 2 हफ्ते बाद, हानिया ने भी उदास लहजे में जवाब दिया। और हमारे दरमियान ये समाज कब से घुस रहा है? कल से। मतलब 2 हफ्ते हम एक दूसरे से दूर रहेंगे? अब की बार बलाज की आंखों में हैरत उमड़ी, अबे यकीनी उमड़ी। जी। हानिया दुपट्टे को उंगलियों पर मरोड़ती उसके सवालों के जवाब दिए जा रही थी। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तैयार रहना। आज का सारा दिन हम बाहर गुजारेंगे। हानिया की उदासी बलाज की बात सुनते शर्माहट में बदली थी। फिर कुछ सोचते वो परेशान हुई। लेकिन फुफ्फो और इशाल आपी आज हमारे घर आई हुई हैं। उनको छोड़कर मैं आपके साथ चली जाऊंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो मुझसे मिलने आई हैं। हानिया ने मसला बताया। तुम डिसाइड कर लो किसको राजी करना है और किसको नाराज करना है, फिर मुझे कॉल करके बता देना। हानि की अपनी फैमिली को लेकर की गई बात पर बलाज को बुरा लगा था। वो उसके साथ वक्त गुजारने की बजाय अपने ससुरालियों की दिल की फिक्र कर रही थी। अच्छा, नाराज की हो रहे हैं? मैं होने लगी हूँ तैयार ना। बलाज का उखड़ा लहजा महसूस करते हानि फट से बोली, गुड, मैं बस आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। बलाज ने कहते साथ फोन काट दिया। चेहरे पर बीजान का नया हुक्म सुनने के बाद उदासी धर आई थी। फोन को पॉकेट में डालने के बाद वो घर से निकला था। ईमान की जब आंख खुली तो खुद को अनजान कमरे में पाते वो झटके से उठ बैठी थी। चंद सेकंड लगे थे उसे समझने में कि वो कहाँ है। फिर जैसे ही याद आया वो लोग स्विट्जरलैंड आने वाले थे तो सांस में सांस आई। कमरे का जायजा लेते दीवार पर लगी उमर की संजीदा तस्वीर को देखते उसे यकीन हो गया था कि वो लोग घर पहुंच चुके हैं। सुस्ती से उठते हुए वो वॉशरूम गई। इस बड़े से मास्टर वॉशरूम में बनी वाल अलमारी का दरवाजा खोलते ईमान ने कुछ सोचते हुए अंदाजे से खोला तो तवक्को के ऐन मुताबिक उसमें ईमान के सारे ड्रेसेस हैंग किए जा चुके थे। थोड़ी ही देर में तैयार होकर नीचे फ्रेश हुलिये से वो वॉशरूम से बाहर आई थी। अब की बार उसने बड़े इनहमाक से रूम का जायजा लिया था। एक दीवार जहां वो खड़ी थी, रूम के दरवाजे और वॉशरूम के दरवाजे के अलावा चंद तस्वीरें अवेजा थी। ईमान ने फुर्सत से इन तस्वीरों को देखा था जो सारी उम्र की थी। मुख्तलिफ जगहों की मुख्तलिफ तस्वीर ईमान के दिल में भी मुख्तलिफ जज्बात उभार रही थी। किंग साइज रूम में किंग साइज बेडरूम और साथ का ड्रेसिंग रूम एक दीवार की जानिब था, जबकि सामने की दोनों दीवारें पर्दे से ढकी हुई थी। इधर उधर ढूंढते उसे साइड टेबल के साथ चंद बटन मिले जिनमें से एक को दबाते साथ ही उसे दोनों दीवारों पर पर्दे स्मूथली एक दूसरे से पीछे हटते चले गए थे। पर्दे हटे तो दोनों साफ शफाफ शीशे की बनी दीवारों के पार ईमान को एक बेहद खूबसूरत मंजर दिखाई दिया था। बड़ा सा नीले पानी से भरा हुआ स्विमिंग पूल और इसके साथ बेशबहा पौधों से भरे कमरे अलग ही खूबसूरती का मंजर पेश कर रहे थे। ईमान मुतासर हुए बगैर न रह सकी। पूरे कमरे का जायजा लेते वो रूम से बाहर आई थी। ये एक जदीद अंग्रेजी तर्ज का विला था जो खूबसूरती और टेक्नोलॉजी में अपनी मदद था। अंधेरी राहदारी में जहां से ईमान गुजरती जा रही थी, सीलिंग लाइट्स खुद बखुद उसके कदमों की चाप सुनते ऑन होती जाती और उसके गुजर जाने के बाद फिर से अंधेरे में डूबते उसके कदमों के निशानों को मिटाती चली जाती। ईमान इस घर में शदीद महसूस हो रही थी। चलती हुई एक बड़े से हॉल में आ निकली थी। गुड इवनिंग मैम। अपने करीब से उसे एक नस्वानी आवाज़ गूंजी। ओह, डरा दिया मुझे। इवनिंग। ईमान यूनिफॉर्म में मलबूस उस लड़के को चौंक कर देखते हुए बोली, क्या आप खाने को लेंगी? आप खाने को क्या लेंगी? नहीं, क्या आप खाने को कुछ लेंगी? उसने इंग्लिश में नया सवाल पूछा। या वाटर प्लीज, ईमान ने मुस्कुराते कहा तो उस लड़की ने सर हिलाते किचन का रुख किया था। हॉल का जायजा लेते हुए ईमान बड़े से सोफे पर आ बैठी थी। उसे यह विला बहुत पसंद आया था। इसकी हर दीवार शीशे से बनी हुई थी जिसे लंबे लंबे पर्दों से ढक रखा था। वाटरमैन। थोड़ी ही देर में वो लड़की हाथ में पानी का गिलास लिए आ चुकी थी। अब की बार उसके साथ एक औरत भी थी जिसने इस जैसा ही यूनिफॉर्म पहन रखा था। हाय मैम, मेरा नाम हेल्गा है और मैं इस विला के स्टाफ की हेड और मैनेजर हूँ। औरत मुस्कुराकर ईमान को देखती अपना तारुफ देने लगी। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस हेल्गा। ईमान ने इसका साथ हाथ मिलाकर मुस्कुराते कहा और दूसरे ही लड़की को थैंक्स बोलती उसके पकड़े ट्रे से पानी का ग्लास उठा गई। उमर कहाँ है? ईमान ने झिझकते हुए पूछा। उसके बगैर झिझक सी महसूस कर रही थी। सर जरूरी काम से गए हैं, थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। हेल्गा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ओह,
क्या आप तब तक मुझे घर का टूर दे सकती हैं? ईमान ने मुस्कुराते हेल्गा से कहा। नो सॉरी मैम, सर ने मना किया है। हेल्गा शर्मिंदा से चेहरा बनाते बोली। मगर क्यों? ईमान हैरान हुई थी। क्योंकि वो चाहते हैं कि इस घर का टूर वो आपको खुद दे। आपकी बार हेल्गा ने सरशारी से कहा तो ईमान मुतमईन होते मुस्कुरा दी। आप बहुत प्यारी हैं। हेल्गा ने ईमान को देखते ईमान की मुस्कुराहट देखते तारीफ की। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी हैं हेल्गा। ईमान ने भी जवाबन उसकी तारीफ की। अब कहाँ मैम? हेल्गा उसकी तारीफ करने पर धीमा सा हंसते हुए बोली। क्या मैं वहां जा सकती हूँ? हाल के पार से नजर आते बड़े से लॉन और स्विमिंग पूल को देखते ईमान ने हेल्गा से पूछा। जी जरूर, वहां जा सकती हैं आप। आए, मैं आपको ले चलती हूँ। हेल्गा ईमान को रास्ता दिखाती वहां ले आई थी। आपकी बार ईमान ने उस विला को बाहर से देखा था। बिला शुबा वो जितना अंदर से हसीन था, इतना ही कहीं ज्यादा बाहर से भी जाजुब लग रहा था। हर तरफ शीशे और छोटे बड़े स्विमिंग पूल के भरमार थी। बहुत सी सीलिंग लाइट विला के गिर्द खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाई गई थी। एक खुशगवार सांस अंदर खींचते ईमान इस स्विमिंग पूल के पास आ रुकी थी, जबकि हेल्गा उसे प्राइवेसी देती वापस अंदर जा चुकी थी। थोड़ी ही देर में उम्र की चमचमाती से आकार इस विला के बड़े से दाखिली दरवाजे से एंटर होती इस विला को आती छोटी रोड पर चढ़ी थी। मेन एंट्रेंस के करीब ड्राइवर ने गाड़ी रोकते जल्दी से गाड़ी से उतरकर पीछे का दरवाजा खोला तो उमर फ्लाइट वाला ही ड्रेस पहने बाहर निकला था। दूसरी तरफ से भी एक शख्स हाथ में मुख्तलिफ फाइल सामने गाड़ी में से उतरकर बाहर के जाने आया था। इस विला में बहुत से मुलाजिम थे। वो भी एक मुलाजिम में से ही था जो उमर के साथ रऊफ होने का काम करता था। जब भी यहाँ आता वो उसका सेक्रेटरी बनकर उसके साथ रहता था। गाड़ी से उतरते ही उमर की नज़र सामने बने लॉन एरिया में स्विमिंग पूल के पास खड़ी ईमान पर पड़ी तो थके चेहरे पर मुस्कुराहट बेसाख्ता आई थी। उमर चलता हुआ उसकी जानिब आया था जो बाजू सीने पर बांधे गहरी सोचों में डूबी हुई थी। ठीक है बेटा, चले जाओ, मगर शादी तक वापस आ जाना, और ये मेरा हुक्म है तुम्हें। कमाल साहब मुस्कुराते हुए अली को देखकर बोले, जिस पर वो सिर्फ मुस्कुराया ही था। बेटा मैं तो कहती हूँ शादी के बाद चले जाना, घर की शादी है और तुम जा रहे हो। आपकी बार फरा बेगम ने भी उसे रोकने की कोशिश की। पुप्पो जाना मजबूरी है मेरी, वरना जरूर रुकता। कंपनी के बहुत जरूरी काम है जो मुझे ही करना है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी वापस आ जाऊँ। आपकी बार अली ने मुस्कुराकर सबको दिलासा दिया था, जिनके चेहरे अली के किसी काम से बैरून मुल्क चले जाने की वजह से उतर गए थे। घर में एक नहीं दो शादियां हैं। बलाज और मोमिन दोनों ही तुम्हारे कजन हैं, इसीलिए कोशिश नहीं करनी वापस आने की। हर हाल में वापस आना है तुम्हें, और अगर ना आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बीजान ने साथ तेवर लिए अली को घूरा, जिस पर पहले तो वो घबराया, फिर धीमा सा मुस्कुरा दिया। जी बीजान, सर झुकाते उसने फर्माबरदारी से कहा था। मैं चलता हूँ अब। अली अपनी जगह से उठते हुए बोला, फिर बीजान से प्यार लेता कमाल साहब के गले मिलते बाहर की जानिब चल दिया था। अरे अरे, कहाँ चल दिए मियाँ? बलाज कमाल हाउस में एंटर हुआ तो उसे अपने सामने से अली तेजी से साथ दाढ़ी सीढ़ियां उतरकर बाहर आता दिखाई दिया था। घर जा रहा हूँ, अली ने मुस्कुराकर बलाज को गले लगाया, जो दूर से ही उसे देखते अपने बाजू उसके लिए खोल चुका था। चल ना बैठते हैं, घर कहाँ जा रहा हूँ? बलाज ने उसे दोबारा अंदर घसीटना चाहा। नहीं यार, चलता हूँ, सुबह फ्लाइट है मेरी, अभी पैकिंग भी करनी है। क्या है तेरी? बलाज ने ना समझी से अली को देखा। फ्लाइट है मेरी, एक इम्पोर्टेंट काम आ गया, कंपनी की जानिब से वही करने जाना है कनाडा, इसलिए अभी सबसे मिलने आया था। अली ने पुरसुकून लहजे में बलाज से कहा। हद है यार, तुम सब भागी जा रहे हो, मेरी शादी की किसी को खुशी नहीं है क्या? बलाज ने नाराजगी से कहा, जबकि अभी भी उसके हाथ में अली का हाथ था। ऐसी बात नहीं है, बहुत खुशी है तुम्हारी शादी की, और मेरी दुआ है कि हमेशा खुश रहो तुम, लेकिन काम है तो जाना तो पड़ेगा। अली ने दिल से बलाज को हमेशा बसने की दुआ दी थी, ये जाने बगैर कि वो उसे दुआ नहीं बल्कि अपना दिल ही दे रहा है। चलो कोई नहीं, देख लूंगा तुम सबको भी मैं, तुम लोगों की भी शादियां आनी है। बलाज ने शरीर सा मुस्कुराते कहा तो अली भी उसकी बात सुनते मुस्कुराया था। वैसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कजन, एक तेरी फुफ्फू है और एक इसका बेटा है, अपने इकलौते कजन की शादी पर तुम नहीं आ रहे। बलाज ने अब की बार शिकवा किया। मैंने कब कहा नहीं आऊंगा, काम है, दुआ करो जल्दी खत्म हो जाए, शादी से पहले ही आ जाऊंगा। अली एक बार फिर से मुस्कुराते बोला। दुआ से याद आया यार, मेरे लिए भी दुआ कर दे कोई, ये जालिम समाज मेरे और तेरी भाभी के बीच दीवार बना खड़ा है। कहते हैं शादी तक अब तुम दोनों मिलोगे नहीं, तुम दुआ करो बस ये 2 हफ्ते जल्दी से गुजर जाएं। बलाज ने उदास सा मुंह बनाते कहा। हा, लगता है लव मैरिज है तुम्हारी। अली बलाज के दासे देखते कहका लगाकर हंसा। नहीं, लव थी तो नहीं, पर टिका के बाद हो गया लव। चेहरे के सामने हानि का तस्वर आते बलाज का दिल तेजी के साथ धड़का था। एक पल लव के नाम पर अली की आंखों के सामने भी हानि की पहली मुलाकात के दिन का शर्मिंदा सा चेहरा दिखाई दिया था। ये चेहरा वो मरकर भी भूल नहीं सकता था। मुलाकात का वो पहला मंजर उसके लाशऊर तक में बसेरा कर चुका था।
अब मुझे इससे बेइंतहा मोहब्बत है। तेरी भाभी है ही इतनी प्यारी, वैसे भी उमर की बहन है, प्यारी क्यों ना होती। अली जो अपनी ही सोचों में खोया हुआ था, उमर की बहन सुनते चौंका। कौन? चेहरे की मुस्कुराहट गायब करते अली ने अब की बार कंफ्यूज से लहजे में बालाज से पूछा, तुम्हारी भाभी की बात कर रहा हूँ। अली को अब भी ऐसा लगा वो गलत समझ रहा है। नहीं, तुमने कहा उमर की बहन। रुकता दिल के साथ अली ने फिर से उसकी बात दोहराई। हाँ, उमर की बहन मेरी मनकूहा है, हानिया कमाल, उसकी बात कर रहा हूँ। तू इतना हैरान क्यों हो रहा है, या तुझे नहीं मालूम था? बलाज ने अली के सपाट चेहरे को हैरानी से देखते हुए कहा। वो हैरान ही तो था, बल्कि हैरान से ज्यादा उस पर सख्ता तारी हो गया था। नहीं पता था। आवाज उसके हलक से कहीं बरामद हुई थी। चेहरा बर्फ की माने ठंडा पड़ने लगा था। अच्छा चल, अब तो बता दिया ना, उमर की एक ही बहन है, देखी हुई है तुमने, हानिया, मेरी होने वाली बीवी, अब मत भूलना। बलाज ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर थपकी दी थी, जबकि अली तो उसके अल्फाजों पर संभल नहीं पा रहा था। बलाज की होने वाली बीवी कहने पर उसे अपने दिल में शदीद दर्द उठता महसूस हुआ था। और क्या बात की थी उस बलाज ने, भला वो अपनी हानिया को भूल सकता था? अपनी? सोचते हुए अली का जहन अपनी लफ्ज पर अटका था। अब वो अपनी कहाँ थी? वो तो पहले से ही अपनी न थी। दर्द के सार अली के चेहरे पर उतरने लगे थे। अली, अली तुम ठीक हो? बलाज ने उसका नया नीला पीला पड़ता चेहरा देखते पूछा। बेसाता अली ने उससे रूह फेरते अपना सीना मसला था। आंखों के सामने वो मनमोहनी सूरत घूमती चली जा रही थी। अली तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है? बलाज परेशान होता उसके सामने आया था। नो आई एम फाइन, मैं चलता हूँ। ये वही जानता था उसने ये अल्फाज कैसे अदा किए थे। नहीं नहीं, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही मुझे। अंदर चलो, डॉक्टर को बुलाता हूँ। बलाज ने उसे बाजू से पकड़ा तो वो फौरन से अपने बाजू से छुड़वा गया। मैं ठीक हूँ, मैं बस चलता हूँ। जी बतला रहा है, शायद कुछ उल्टा सीधा खाने की वजह से। बलाल ने हैरत से अली की दर्द से रंधी हुई आवाज को सुना था। आर यू श्योर? बलाल ने तस्दीक चाही तो अली ने जबरदस्ती मुस्कुराते हूँ कहा था। मैं छोड़ा हूँ? बलाल ने उसके लड़खड़ाते कदमों को देखकर कहा। नहीं, मैं चला जाऊंगा। नहीं, मैं चला जाऊँ। आधी अधूरी बात करते अली तेज कदमों के साथ अपनी गाड़ी की जाने बढ़ा था, जबकि बलाज वहीं खड़ा उसकी दूर जाती पुष्ट को देखता रहा। उसकी सुरख पड़ती दर्द भरी आंखें और रंधी हुई आवाज बलाज से छुपी तो न थी। बड़ी हैरत से उसने अली को गाड़ी में बैठने तक दूर से देखा था। वो पूछना चाहता था कि तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे, मगर उनकी आपस में इतनी भी लेक सलेक न थी कि बिला झिझक वो अली से जाती सवाल पूछ डालता। ओके गाइस, तो ये थी आज की एपिसोड। बड़ी मुश्किल से मैंने रिकॉर्ड की है, बीच में जाने भी आने लगी थी और टाइम भी इतना नहीं था, जल्दी पड़ा। होप्स आप लोग कोऑपरेट तो कर ही लेते हो, मुझे पता है मेरी प्यारी आजी फैमिली इतनी कोऑपरेटिव है, कोऑपरेट तो कर ही लेगी। लेकिन अब ये बताना कि आगे क्या होगा और कैसा लग रहा है अली के बारे में जान के। बाकी मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह, देखते हैं अली को क्या फील होता है, अली कहाँ पहुँच चुका है बेचारा। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।